एक गांव की झुंगी झोपड़ी में बिना मर्द के 22 बच्चे पैदा करने वाली मुमताज बेगम का राज जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। मुमताज बेगम को आज तक किसी गैर मर्द ने नहीं देखा था और इसलिए वह खुशकिस्मत बच्चे पैदा करती थी, वो भी बिना मर्द के, जिनको गोद लेकर वो मालामाल हो जाते थे। ये रात जानने के लिए मैं भी उस झुंगी में गई और फिर जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वहां तो अब कहानी। मेरा नाम खुशी है और मेरी उम्र 28 साल है और मैं मुंबई की रहने वाली हूँ। मुंबई की झुग्गियों झोपड़ियां में रहने वाली मुमताज बेगम बिना किसी मर्द के अब तक 20 बच्चे पैदा कर चुकी है। जो भी इन बच्चों को गोद लेता है मालामाल हो जाता है। मगर हैरत की बात यह है, मुमताज बेगम को आज तक किसी मर्द ने नहीं देखा। इसके पीछे का राज जानकर आपके रूह कांप जाएगी। मेरे पास जिंदगी की हर सहूलत थी, पैसा, ऐसो, शोहरत, इज्जत, दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं थी जो मेरे पास नहीं थी। लेकिन वह चीज जिसके दम से दुनिया में रंग होता है वह मेरे पास नहीं थी। मेरी कोई संतान नहीं थी। मेरी शादी को 8 साल हो चुके थे और अभी तक मेरे औलाद नहीं थी। मैंने अपने पति को बहुत बार कहा था, आप मुझे छोड़ दे और दूसरी शादी कर ले, लेकिन वह मुझसे बहुत प्यार करते थे। वह कहते थे, अगर संतान हो जाएगी तो तुमसे ही हो जाएगी, मगर मैं तुम्हें छोड़कर कहीं और शादी नहीं करूंगा। मैं अच्छी जॉब कर रही थी, जबकि मेरे पति का अपना बिजनेस था। हम दोनों को पैसे की कोई कमी नहीं थी। मैंने अपने पति से कहा था कि किसी का बच्चा गोद ले लेते हैं, मगर वह इस पर भी राजी नहीं थे। उसमें इतना हौसला नहीं था कि वह किसी और के बच्चे को पालता। उसे अपनी बीवी से ही औलाद चाहिए थी। जब तक मेरी सास जिंदा थी तब तक तो अपने बेटे को मुझे छोड़ने और दूसरी शादी के लिए पीछे पड़ी रहती थी। लेकिन मेरे पति तब भी राजी नहीं थे और वह बेचारी पोती पोता की हसरत दिल में लिए इस दुनिया से चली गई। मेरे ससुर जिंदा थे और उनके अलावा भी ससुराल में काफी रिश्तेदार थे, लेकिन कोई भी हमारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करता था। मेरे पति ने सबसे कह रखा था कि अगर मेरी पत्नी को किसी ने संतान न होने का ताना दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसलिए मेरी जिंदगी में ससुराल वालों की तरफ से ऐसी वैसी कोई परेशानी नहीं थी। मेरा नाम खुशी है और मैं मुंबई से हूँ। मैं 4 भाइयों की इकलौती बहन हूँ। मेरे पापा का अपना बिजनेस है, यूं मैं अपने मायके वालों की तरफ से भी मालदार थी। पहले भाइयों की शादी हुई और फिर मेरी, हालांकि मेरे भाइयों की ख्वाहिश थी कि वह सबसे पहले अपनी बहन के फर्ज को पूरा करें और फिर अपनी शादी करें, लेकिन मम्मी पापा को मेरी शादी की इतनी जल्दी नहीं थी। इसलिए हमने पहले भाइयों की शादी की। भाइयों की शादी के 4 साल बाद मेरी शादी हुई, जब तक मैं बुआ भी बन चुकी थी। मुझे भी शादी के बाद यही था कि 3-4 साल गुजरेंगे या 1-2 साल गुजरेंगे, लेकिन आज 8 साल गुजर जाने के बाद भी मां नहीं बन सकी। मेरे भाई ने अपनी बेटी मुझे गोद देने की बात कही थी, लेकिन मेरे पति नहीं माने। मैंने उनसे कहा कि अगर मेरे भाई से नहीं लेना चाहते तो तुम अपने किसी भाई या बहन से बच्चा गोद ले लो, हमारे आंगन में रौनक आ जाएगी। लेकिन वह इस पर भी राजी नहीं थे। मैं दुनिया के अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जा चुकी थी, मगर सब कुछ ठीक था, बस किस्मत की बात थी। और फिर मेरी किस्मत में यूं एकदम पलटा खाया कि मैं हैरान रह गई। ऐसा भी होता है। हुआ कुछ यूं कि उस दिन मैं मुंबई गरीब इलाकों में जाकर रिपोर्ट तैयार कर रही थी। हमारा काम गरीब इलाकों में जाकर रिपोर्ट तैयार करना होता था। मैं अपने साथियों के साथ वहां गई हुई थी, जहां झोगियां बनी हुई थी। वहां ज्यादातर भिखारी लोग ही रहते थे, जो 2 वक्त की रोटी को तरसते थे। यहाँ पर झुगी में जाकर उन औरतों से बात करने लगे। एक झुगी की तरफ जाने लगी तो अचानक एक औरत कहने लगी, इस झुगी के अंदर बिना इजाजत के मत जाना। मैंने हैरानी से एकदम पूछा, इजाजत? कहने लगी, हाँ जी, इस झुगी में एक औरत रहती है, उसका नाम मुमताज बेगम है। उसको आज तक किसी मर्द ने नहीं देखा है। मैं थोड़ा हैरान हुई कि भला झुगी में रहने वाली औरतें भी इस तरह से रहती है। मैंने उससे कहा कि ठीक है, मैं अकेली अंदर चली जाती हूँ। मैं उस औरत के साथ अंदर चली गई। वह झुगी अंदर से बहुत साफ सुथरी थी। एक औरत चटाई पर बैठी हुई थी। वह बहुत ज्यादा सुंदर थी। उसकी उम्र शायद मुझे 1-2 साल की छोटी होगी। उस औरत ने कहा कि मुमताज बेगम, तुमसे एक औरत मिलने के लिए आई है। वह आंखें बंद करके बोली, क्या उस औरत को भी संतान नहीं है? मैं दंग रह गई।
कि उसको कैसे पता चला कि मेरे पास कोई संतान नहीं है। वो और कहने लगी कि अरे नहीं, ये तो गवर्नमेंट की तरफ से आई हैं कुछ सवाल पूछने। मुमताज बेगम नाम की उसे औरत ने हमें हाथ के इशारे से जाने को कहा कि अभी बात नहीं कर सकती। मैं उस औरत के साथ बाहर आ गई और पूछा कि यह क्या पढ़ रही थी। कहने लगी कि जिनकी कोई संतान नहीं होती उसके लिए दुआ करती है और यह उन्हें संतान देकर मालामाल कर देती है। बड़ी ही कमाल की औरत है। मैं ये सुनकर चौंक गई। इसलिए शायद वो औरत मुझे देखते ही पहचान गई थी, इसलिए मैंने बहुत एक्साइटमेंट से पूछा कि वह कोई मंत्र का जाप करके उसे प्रेग्नेंट करती है। तो उसने कहा नहीं नहीं, वह औरत की जगह खुद बच्चा पैदा करती है और उसको दे देती है। मैं ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान रह गई कि क्या कहा कि वह औरत के हिस्से की जगह खुद बच्चा पैदा करती है और उसे दे देती है। इसका क्या मतलब हुआ? कहने लगी यह औरत बिना मर्द के बच्चे पैदा करती है। मैं तो ये सुनकर हंसने लगी, जैसे उसने मुझे कोई जोक सुना दिया हो। बिना मर्द के बच्चे भला कैसे पैदा हो सकते हैं? मैंने उसे कहा कि बहन ये सब बातें फ्रॉड है, कि बिना बाप के बच्चे को पैदा करना, ऐसा होना मुमकिन ही नहीं, बल्कि नामुमकिन है। वह औरत कानों को हाथ लगाकर कहने लगी, दीदी मुमताज बेगम को फ्रॉड तो मत कहो। अब तक वह 20 बच्चे पैदा कर चुकी हैं और जो भी उन बच्चों को गोद लेता है वह मालामाल हो जाता है, खुशकिस्मत बच्चे पैदा करती है। मैंने कहा मुझे भी संतान नहीं हो रही पिछले 8 साल से, क्या तुम्हारी मुमताज बेगम मेरे लिए बच्चा पैदा कर देंगी? तो कहने लगी क्यों नहीं, आप मुमताज बेगम से बात कर लो, वह आपका मसला चुटकियों में हल कर देगी। मैंने सोचा इस मुमताज बेगम को तो मैं देख लूंगी, फिलहाल जो काम करने आई हूँ वह तो कर लूँ। मैंने कहा फिर किसी दिन आऊंगी तुम्हारी मुमताज बेगम के पास, फिलहाल मुझे कुछ जरूरी काम है। मेरी किस्मत में शायद फिर से मुमताज बेगम के दरवाजे की हाजिरी लिखी थी, क्योंकि इस शाम मेरी पुरानी काम वाली रास्ते में मिली। मैं तो उसके रंग ढंग देखकर शौकैद हो गई। वह कहीं से भी काम करने वाली नहीं लगती थी। महंगा सूट, महंगी ज्वेलरी देखकर मैं हैरान हो गई। उससे पूछा रौनक ये तू ही है ना? तुम यकीन नहीं करोगी, कहोगी कैसी अनपढ़ों वाली बात कर रही है। मैंने कहा कि अच्छा ठीक रहने दो, आप मुझे सारी बात बताओ। वह मुझे अपने घर ले आई। उसका घर देखकर मैं बेहोश होते होते बची। वह तो इतनी गरीब होती थी कि 2 वक्त की रोटी बहुत मुश्किल से मिलती थी। समाज के नाम पर उसके घर में कुछ भी नहीं होता था और अब उसके घर का पूरा हुलिया बदल चुका था। समाज के नाम पर उसका पूरा घर भरा हुआ था। घर की मरम्मत भी हो चुकी थी। इतनी जल्दी उसके हालात कैसे बदल गए, जबकि वह घरों में काम किया करती थी और उसका पति आवारागर्दी करता था। तो हैरानी वाली बात तो थी ही। मैंने कहा रौनक कहाँ से तुम्हें खजाना हाथ लग गया? वो अंदर गई और एक खूबसूरत सा बच्चा अपनी गोद में उठाए बाहर आई। कहने लगी दीदी यह सब इस बच्चे की बदौलत मिला है। मैं जब से इस बच्चे को गोद लिया है हम तो मालामाल हो गए हैं। बहुत ही खुशकिस्मत वाला बच्चा है। मैंने उससे पूछा कहाँ से गोद लिया, तो वह कहने लगी झुग्गी में एक औरत रहती है, उसने बिना मर्द के ये बच्चा पैदा किया, हमने उसको गोद ले लिया। मैंने चौंक कर पूछा कि कहीं तुम मुमताज बेगम की बात तो नहीं कर रही? वह भी चौंक गई और कहने लगी आप उन्हें कैसे जानती हो? फिर बस उसकी तारीफ में जमीन और आसमान मिलते हुए कहने लगी दीदी वह झुग्गी में रहती है, खुद इतनी गरीब है, दूसरे गरीबों का दुख उसे देखा नहीं जाता। वह बिना बाप के बच्चे को जन्म देती है, क्योंकि आज तक किसी मर्द की नजर उसे पर नहीं पड़ी। जो गरीब लोग उसके पैदा करे हुए बच्चे को गोद ले लेते हैं वह मालामाल हो जाते हैं, जैसे मैं हो गई हूँ। जिस दिन उससे ये बच्चा गोद लेकर घर आई, उसी रात को किसी ने नोटों से भरा बैग हमारे घर में भेज दिया। एक कागज भी था जिस पर लिखा था कि यह बच्चा खुशकिस्मत है, इसका हमेशा ख्याल रखना। बस दीदी उस दिन से हमारे हालात बदल गए। अब मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मेरा दिमाग उसकी सारी बातें माने करने को तैयार था, सिवाय इस बात के कि औरत बिना किसी मर्द के बच्चा पैदा करती है। ऐसा होना नामुमकिन था। जरूर कोई और बात थी। मेरा उस मुमताज बेगम के पास जाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन रौनक के मुंह से इस कहानी को सुनकर मैंने फैसला किया कि इस राज को मुझे ही खोलना होगा कि वह बच्चे कैसे पैदा कर लेती है। अगर किसी मर्द ने आज तक उसे देखा ही नहीं तो फिर यह कैसे मुमकिन है? मैं अगले दिन मुमताज बेगम की झुग्गी में चली गई
मुझे तो वह कहीं से भी झुग्गी वाली नहीं लगती थी। अच्छी खासी सुंदर औरत थी। मैंने कहा मेरी संतान नहीं है। उसने कहा जानती हूँ, तेरी शादी को 8 साल हो गए हैं और तो संतान न होने का गम झेल रही है। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गई कि उसे कैसे मालूम हुआ। ये तो बस हमारे करीबी लोगों को ही पता था। उसने हंसते हुए कहा कि मैं तो ये भी जानती हूँ जो तुम्हें भी मालूम नहीं। कहने लगी अपने पति पर नजर रख, सब पता चल जाएगा। मैंने कहा आप बिन मर्द के बच्चे कैसे पैदा करती हो, मुझे भी एक बच्चा चाहिए। तो कहने लगी मैं अमीरों के लिए बच्चे पैदा नहीं करती। मैं जो बच्चे पैदा करती हूँ वह खुशकिस्मत होते हैं। अमीर लोग तो पहले से ही खुशकिस्मत होते हैं। उनके पास भला पैसे की क्या कमी। मैं वहां से उठकर बाहर आ गई। मुझे पता नहीं क्यों उस औरत की बातें हजम नहीं हो रही थी। मुझे बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था। उसने शायद मेरे लिए इसीलिए हाँ नहीं भरी क्योंकि मैं पढ़ी लिखी थी और उसका राज मालूम कर लेती कि उसके बच्चों का बाप कौन है। मैं मायूस होकर उसे झुग्गी से निकली तो मैंने देखा कि मेरी एक स्कूल दोस्त सामने से चली आ रही थी। मैंने पूछा तुम यहाँ? तो वह कहने लगी सुना है वह बहुत अच्छी है, औलाद पैदा करती है। अगर उसके बच्चों को कोई गोद लेता है तो वह मालामाल हो जाता है। तुम्हें तो पता है मेरे घर के हालात में किस कदर तंगी चल रही है, मैं किस कदर परेशान हूँ। मैं इसके पास बच्चे के लिए आई हूँ। फिर वह दोस्त उस झुग्गी के अंदर चली गई। मैंने फैसला कर लिया कि झुग्गी वाली पर नजर रखनी पड़ेगी कि वह क्या करती है और कहाँ जाती है, किससे मिलने जाती है, क्या चक्कर चलाने की कोशिश कर रही है। मैं मुमताज बेगम की झुग्गी के सामने जो लड़का रहता था उसे कुछ पैसे देकर कहा था कि तुम्हें मुमताज बेगम की एक एक हरकत की खबर मुझे देनी है। पैसे के लालच में वह लड़का मान गया था। उसके पास बटन वाला फोन था जिससे वह सिर्फ मुझे कॉल कर सकता था, कोई तस्वीर या वीडियो नहीं बन सकता था। 2 दिनों के बाद उसे लड़के का फोन आया और कहने लगा बड़ी मैडम सामने वाली झुग्गी में रहने वाली मुमताज बेगम अभी अभी घर से चादर पहनकर निकली है कहीं जाने के लिए। मैंने फौरन कहा कि उसके पीछे जाओ और देखो कि वह कहाँ जाती है। कुछ देर बाद उसने मुझे जो पता दिया वह एड्रेस जानकर मेरे कदमों तेरे से जमीन निकल गई। वह तो एक जाने माने ब्यूरोक्रेट का घर था जहां आम आदमी को जाने की इजाजत भी नहीं होती। मैं उस वक्त अपनी ड्यूटी पर थी, वरना मैं खुद उसके पीछे जाती। सवाल ये था कि उसे अंदर जाने की इजाजत कैसे मिल गई। वह तो बहुत ऊंचे लोग हैं। एक तरफ वह झुग्गी में रहती थी और दूसरी तरफ उसके इतने अमीर लोगों से ताल्लुक थे। ये कैसे मुमकिन हो सकता था। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा था। अगले दिन मेरी दफ्तर से छुट्टी थी और मैं घर में आराम से बैठी थी कि उस लड़के ने फोन करके कहा कि मैडम वह मुमताज बेगम तो कल रात से इस घर में नहीं है, अभी तक वापस नहीं आई। मैंने गेट के चौकीदार से पूछा तो पता चला कि वह पहले भी वहां जाती रहती है। वह बंगले वाली मैडम को मदद करने जाती है। शायद यह मदद वाली कहानी नहीं थी, कुछ और ही चक्कर था। वह जरूर किसी और मकसद से वहां गई होगी। मैं गाड़ी लेकर उसे लड़के के बताए हुए एड्रेस पर पहुंच गई। गाड़ी से मैं थोड़ी दूरी पर खड़ी हुई थी। मेरे अंदाज के मुताबिक मुमताज बेगम को अब तक बाहर आ जाना चाहिए था। 1 घंटे के इंतजार के बाद वह बाहर निकलती दिखाई दी और काफी आगे आकर एक रिक्शा में बैठ गई। मैंने अपनी गाड़ी उसके पीछे लगा ली। ड्राइविंग के दौरान मैंने अपने दोस्त को पूछा कि तुम इस झुग्गी की वाली के पास गई थी, उसने तुम्हें क्या जवाब दिया। उसने कहा था कि कुछ दिनों बाद मुझे बुलाएगी। मैंने फोन रख दिया। मेरी गाड़ी मुमताज बेगम के रिक्शे के पीछे थी। शायद वह वापस अपनी झुग्गी जा रही थी। मैं उसके पीछे ही थी कि अचानक मेरी नजर एक कार पर पड़ी। मैं उसे देखकर चौंक गई। वह तो मेरे पति की कार थी। मैं इसलिए हैरान हुई थी क्योंकि मेरा पति तो 1 हफ्ते से घर पर ही नहीं था। यहाँ क्या कर रहा था? मैंने उसे फोन करके पूछा कि कहाँ हो, तो वह कहने लगा मैं तो शहर से बाहर हूँ, कुछ दिनों बाद घर आ जाऊंगा। मैंने सोचा मेरा पति झूठ क्यों बोल रहा है। अचानक मेरे दिमाग में उस झुग्गी वाली औरत की बातें घूमने लगी। उसने कहा था कि अपने पति पर नजर रखो। मैं ना चाहते हुए भी अपनी कार उसके पीछे लगा दी। मैं देखना चाहती थी कि वह कहाँ जाता है। उसने मुझसे झूठ क्यों बोला है। हमारी 8 साल की शादीशुदा जिंदगी में कभी मुझे मेरे पति पर शक नहीं हुआ था।
जिंदगी में पहली बार मैंने उसे पर शक किया था, और सिर्फ उसे झुगी वाली ली मुमताज बेगम की वजह से। मेरे पति की गाड़ी एक अनजान रास्ते की तरफ मुड़ी। मैं हैरान हो रही थी कि ये यहाँ क्या करने आया है। एक घर के गेट के अंदर उसकी गाड़ी चली गई। मैं वहां का एड्रेस याद करके वापस अपने घर आ गई। मुझे बहुत दुख हो रहा था कि मेरे पति ने न जाने किस नियत से मुझसे झूठ बोला, और शायद मैं उसे पर शक ना करती अगर मेरे दिमाग में मुमताज बेगम की बातें नहीं आती। तो वह भी अजीब औरत थी। कभी मेरा दिल करता कि उस पर यकीन कर लूं, क्योंकि उसने बिना बताए सारी बातें बता दी थी। लेकिन जब वो बिन बाप के बच्चे पैदा करने वाली बात पर मुझे शक होता है कि बिन बाप के बच्चे कैसे पैदा हो सकते हैं। लेकिन मैं उसका पता इसलिए लगवा रही थी ताकि मैं सच और झूठ का पता लगा सकूं। और मेरा इरादा भी बन रहा था कि मैं उसे बच्चे के लिए कहूं। 4-5 दिन बाद मैंने अपनी दोस्त को फोन किया और पूछा कि क्या रहा, उसने बच्चा गोद ले लिया। तो वह कहने लगी कि मुमताज बेगम कह रही थी कि पूरे 4 महीने बाद उसके घर बच्चा पैदा होगा, तो मैं उसे गोद ले सकती हूँ। मैंने सोचा क्या वह प्रेग्नेंट हो गई है, मगर कैसे। मेरी मालूमात के मुताबिक उसकी तो शादी भी नहीं हुई थी, और ना ही वह किसी जरूरत के बिना झुगी से बाहर निकलती है। तो वह बिना मर्द के बच्चे कैसे पैदा कर सकती है। यही सवाल शुरू के दिन से मेरे दिमाग में था, और अभी भी मुझे शक में डाल रहा था। मैंने जिस लड़के को उसकी जासूसी करने को कहा था, उसका 45 दिन से फोन नहीं आया था। मैंने उसको फोन करके पूछा, तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं इतने दिनों से। तो वह कहने लगा, दीदी क्या बताऊं, वह तो इतने दिनों से घर से बाहर ही नहीं निकली। मैंने उससे कहा कि बस तुम पता करो क्या उसका कोई पति है, और अगर पति नहीं है तो क्या उसका किसी और मर्द से कोई ताल्लुक है। बस तुम्हें मुझे ये सब कुछ पता करके बताना है। उसने कहा, ठीक है दीदी, मैं आपको ये पता करके बता दूंगा। मुझे इस काम से फ्री होने के बाद मैंने सोचा कि अब अपने पति का भी हिसाब किताब कर लिया जाए। मैंने गाड़ी निकाली और उसी इलाके में आ गई जहां उस दिन मैंने अपने पति को जाते हुए देखा था। ऐसा नहीं था कि मेरे पति का फोन नहीं आता था, उसका टेलीफोन आता था, और डेली हमारी बात भी होती थी। उसके व्यवहार से लग नहीं रहा था कि वह मुझे धोखा दे रहा है। लेकिन जो सब मेरे दिल में पैदा हो गया था, उसका इलाज बहुत ज्यादा जरूरी था। मैंने गाड़ी उसी गेट पर जाकर रोकी और दरवाजा लॉक किया। एक चौकीदार ने दरवाजा खोला। मैंने उससे पूछा कि यह किसका घर है, तो वह मेरे पति का नाम लेकर कहने लगा कि आयान साहब का घर है। मैंने कहा, मैं उनके दोस्त की वाइफ हूँ। तो उसने मुझे अंदर जाने दिया। मैं सब कुछ समझ चुकी थी कि अंदर क्या देखने को मिलेगा। जब मैं घर के अंदर गई तो मैंने वह देखा जिसने मेरी पूरी दुनिया हिला कर रख दी। सामने मेरा पति एक लड़की और एक बच्चे के साथ बैठा हुआ खाना खा रहा था। वह उसकी पत्नी और बच्चा ही होगा। मैंने बहुत दुख से उसकी आवाज दी। वह मुझे देखकर बहुत हैरान हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं इस तरह अचानक उसके सामने आ जाऊंगी और सब कुछ जान लूंगी। मैं फिर भी एक उम्मीद से उससे पूछा कि यह कौन है। वह शर्मिंदगी से बोला कि मेरी पत्नी है। मैंने इसे 6 साल पहले शादी कर ली थी। मैं जल्दी से भागकर घर आ गई। मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। उसने मुझे यूं धोखा नहीं देना चाहिए था। बात करके शादी कर लेते, ऐसे तो नहीं करते। मैं पूरी रात रोती रही। ना मुझे दिन का होश था ना रात का। मैं सुबह जॉब पर भी नहीं गई। मुझे इस बात से हैरानी हो रही थी कि वह 6 साल से शादीशुदा थे और 6 साल से मुझे धोखा दे रहे थे। मुझे कुछ पता ही नहीं था, और जो राज मुझे पता नहीं था वह झुगी झोपड़ी वाली मुमताज बेगम को कैसे पता था। मैंने सोचा कि मैं उसी से जाकर पूछती हूँ। मैंने जल्दी से गाड़ी निकली और उसी के इलाके में दोपहर 12 बजे पहुंच गई। मैं अभी उसकी झुगी से थोड़ी दूर ही थी जब मैं उसे घर से बाहर निकलते हुए देखा। वह पूरे तरीके से ढकी हुई थी और वह कहीं जा रही थी। मैंने इधर उधर देखा कि वह लड़का कहाँ है जिसे मैंने उसकी जासूसी करने के लिए भेजा था, लेकिन वह कहीं नजर नहीं आया। तो फिर मुझे ही उसके पीछे जाना पड़ा कि आज मैं इसका राज जानकर ही रहूंगी। वह चलते हुए वहां से सड़क पर आ गई और एक रिक्शा में आकर बैठ गई। मैंने भी अपनी गाड़ी फौरन उसके रिक्शा के पीछे लगा दी। मुझे उस लड़के की लापरवाही पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। पता नहीं कहाँ था, और आज अगर बाय चांस मैं यहाँ नहीं आती तो पता ही नहीं चलता।
1 घंटे के बाद रिक्शा एक बहुत बड़े महल जैसे घर के पास रुका। जितना हैरान होती उतना ही कम था। इससे पहले भी वह ऐसे घर में जा चुकी थी। पता नहीं वह इन बड़े लोगों के घर में क्या करती थी। इन लोगों से इसका क्या रिश्ता था। वह अंदर चली गई। 10 मिनट बाद मैं भी अपनी गाड़ी से उतरकर अंदर जाने लगी तो चौकीदार ने रोक लिया। मैंने उनसे कहा कि यह जो मैडम अंदर गई है, मैं इन्हीं के साथ हूँ। हम दोनों साथ में ही आए थे। मैं कुछ लेने के लिए रुक गई थी, इसलिए देर हो गई। चौकीदार ने ये सुनकर मुझे अंदर जाने दिया। मैं अंदर गई तो मेरे तो होश ही उड़ गए। ऐसा घर तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी नहीं देखा था। मुझे एक रूम में बातें करने की आवाज आई। मैं चोरी छुपे इधर उधर देखा, आगे बढ़ी। इतने बड़े घर में शुक्र है कोई नहीं था, वरना अगर कोई मुझे देख लेता तो मेरी बहुत ज्यादा इंसल्ट होती। मैंने अंदर झांका तो एक 22-23 साल की जवान लड़की नजर आई, जो कि मुमताज से बातें करने में बिजी थी। उस लड़की के बड़े हुए पेट को देखकर यह पता चल रहा था कि वह गर्भवती है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि बात क्या है। मैंने उनकी बातें सुनने की कोशिश की। जो कुछ मैंने सुना मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। मैंने जल्दी से मोबाइल निकालकर उनकी बातें रिकॉर्ड करनी शुरू कर दी। मैं चुपचाप वहां से पीछे से ही वापस आ गई। मेरा शक सही निकला था। मामला इतना सीधा नहीं था जितना लग रहा था। मैं अपने घर आई तो इस लड़के की कॉल आई तो वह जोश से कहने लगा कि मैडम, मैंने उस औरत की सारी खबर निकाल ली है, आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। उसे लड़के ने जो मुझे बात बताई उसे सुनकर तो मैं बहुत ज्यादा हैरत में रह गई। ऐसी बातें जिनको सुनकर मैं हैरान हो गई। अब मैं और सब्र नहीं कर सकती थी और लोगों को बेवकूफ बनते हुए नहीं देख सकती थी। मैंने उस लड़के से कहा कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे। मैं शाम को उसकी झुग्गी में गई। वह रोज की तरह वहीं बैठी थी। मैंने जाते ही उससे कहा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, पाक और नेक औरत का ढोंग रचते हुए। मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ पता कर लिया है कि तुम क्या करती फिर रही हो। तुम मासूम और गरीब लोगों को बड़े और अमीर लोगों की संतान देकर कहती हो वह संतान तुमने पैदा की है, वह भी बिना मर्द आपके। मेरे मुंह से इतना सुनने के बाद वह डर गई और कहने लगी, तुम्हें कैसे पता चला कि सब के बारे में। मैंने कहा, बेहतर होगा कि तुम खुद ही अपनी कहानी सुनानी शुरू करो। मुमताज बेगम ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की और वह बोली कि मैंने एक अनाथालय में आंख खोली थी। मैं भी उन्हीं बच्चों में से थी जिनके माँ बाप उन्हें कहीं भी छोड़कर आ जाते हैं और कोई नेक इंसान उन्हें उठाकर अनाथालय में भेज देता है। मेरी भी कुछ ऐसी ही कहानी थी। पता नहीं कौन थे मेरे माँ बाप जिन्होंने मुझे पैदा करते ही छोड़ दिया था। मैं बहुत प्यारी थी, इसलिए सब मुझे परी परी कहते थे और फिर मेरा नाम परी ही पड़ गया और फिर मेरे जन्म और प्रमाण पत्र पर भी मेरा नाम परी ही लिखा गया। और अनाथालय में अक्सर वही लोग आते थे जिनकी कोई संतान नहीं होती थी और कोई बच्चा पसंद करके अपने घर ले जाते थे। मैं बहुत प्यारी थी, इसलिए अक्सर जिनके संतान नहीं होती थी वह लोग मुझे लेने के लिए आते थे। लेकिन अनाथालय की इंचार्ज मुझे किसी को भी नहीं देती थी। उसने मुझे अपनी बेटी बना लिया था। वह वही रहती थी और मैं भी उसके साथ ही रहती थी, उसके ही रूम में सोती थी। मैं वहां खुश थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरी किस्मत क्या खेल खेलने वाली है। मैं 17 साल की थी और मैं इंचार्ज के साथ अपने घर में रहती थी। एक दिन अनाथालय के दरवाजे पर कोई बच्चा छोड़कर चला गया। मैंने देखा तो मैं उसे घर लेकर आ गई। उसमें एक स्लिप भी लिखी हुई थी कि मैं इस बच्चे को अपने साथ घर में रखना, आप लोग इसे पाल ले। यकीनन वह बच्चा किसी गुनाह की निशानी था जो वह लड़की छोड़कर चली गई थी। इंचार्ज को पता चला तो उसने प्लान बनाया कि एक अमीर घराने के लोग हैं जो बहुत ही ज्यादा अमीर थे, उनके घर पर कोई भी संतान नहीं थी। इंचार्ज ने कहा कि यह मेरी बेटी का बेटा है। मैंने अपनी बेटी की शादी बहुत कम उम्र में करती थी, इसलिए यह ऐसी है। उन्होंने मेरे नाम से बच्चे देना शुरू कर दिया, जो उन्हें बदले में बहुत बड़ी रकम देते थे। मैं सब समझ रही थी, लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी। मैं जब 21 साल की हुई तो घर से भागकर एक झुग्गी वाले के साथ शादी कर ली। मैंने जब अपने पहले बच्चे को जन्म दिया तो मेरे दिमाग में आया कि मैं भी क्यों ना अपना कारोबार शुरू करूं। मैं जानती थी कि यह बड़े लोगों के बच्चे बहुत बिगड़े हुए होते हैं, अक्सर गलत संगत में पड़ जाते हैं, अपने गुनाह की निशानी से पीछा छुड़ाने की खातिर फिर यह कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं।
दूसरी तरफ कुछ लोगों का भी भला हो जाता है। मेरा प्लेन सुनकर मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया। उसने मुझे तलाक दे दिया, कहने लगा मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन इज्जत से रहना पसंद करता हूँ। मैं कोई गलत काम नहीं कर सकता। मैं अमीर लोगों का पाप छुपाने की खातिर उनसे 2 करोड़ रुपए ले लेती थी। फिर मैं सबको ये कह देती कि मैं बिना आपके बच्चा पैदा किया है। जो गोद लेंगे वह मालामाल हो जाएंगे। लालच में गरीब लोग ले जाते थे। तभी लाख रुपए उनके घर पर फेंक देती थी और वह लोग समझते थे कि बच्चा बहुत ज्यादा खुशकिस्मत है। इस तरह उन अमीर लड़कियों को भी कोई एतराज नहीं होता, बल्कि उन्हें तसल्ली रहती कि उनका बच्चा अच्छे खानदान में और सही परवरिश पल रहा है। मैं जिस लड़की के घर गई थी, वह भी अपना बच्चा देना चाहती है, क्योंकि उसे गलती हो गई थी। उस लड़के ने भी मुझे यही बताया था कि मुमताज बेगम की पहले शादी हुई थी और फिर तलाक हो गया था। मुमताज ने प्लानिंग के साथ गरीब लोगों को बेवकूफ बना रही थी। मैंने अपनी आखिरी उलझन पूछी कि यह बताओ कि मेरे पति के बारे में तुम्हें कैसे मालूम हुआ? तो वह कहने लगी कि जिससे मुझे खतरा हो मैं उसके बारे में पहले ही मालूमात निकलवा लेती हूँ। तुम्हारे बारे में मालूम किया तो पता चला तुम्हारा पति पहले ही शादी कर चुका है। मैंने पुलिस को फोन किया और पुलिस को वही बुलाकर मुमताज बेगम को पुलिस के हवाले करवा दिया। अपने पति को माफ कर दिया, क्योंकि मैंने अब इतने साल उसके साथ गुजारे हैं, मैं अब उसको छोड़ नहीं सकती थी। मेरी अच्छी नीयत का फल मुझे यूं मिला कि मेरी सौतन ने अपना दूसरा बच्चा मेरी गोद में डाल दिया। धन्यवाद।